आप सभी सगाजनों को जोहार, सेवा जोहार, जय जोहार। मैं गोपी हांसदा। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे माझी बाबा श्री जुबराज टुडू जी, और साथ ही हमारे समक्ष उपस्थित है हमारे बड़े भैया मनोज हांसदा जी। आज की इस विषय वस्तु को आपके समक्ष जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये है 26 जनवरी के विषय में। तो हम जानना चाहेंगे माझी बाबा से कि सोशल मीडिया पर जो है पिछले कई सालों से या अभी भी कुछ ऐसे भी अफवाहें उड़ती रहती है, कुछ सवाल ऐसे भी किए जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है या लिखा जाता है, क्या हम आदिवासियों को 26 जनवरी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? इस संबंध में आपका क्या कहना है माझी बाबा जी? आगम डॉर व्यूअर्स सबों को मेरा जोहार, जय जोहार। गोपी हांसदा जी, आपका सवाल है कि आदिवासियों को गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी ये चर्चा का विषय एक बना हुआ है। गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे है क्या। इसके बारे में मैं बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा समय बताऊंगा। या संविधान कैसे बना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। भारत, हम जैसे जानते हैं कि भारत ये अंग्रेज हुकूमत के अधीन था। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जब क्लीमेंस इटली बने तो उसने सोचा कि भारत को अब आज़ाद करना चाहिए। तब ये सवाल उस समय पैदा हुआ कि अगर भारत आज़ाद होता है तो भारत का शासन कैसे होगा, और जो पावर का ट्रांसफ़र है वो किसको किया जाएगा या किस तरह से किया जाएगा। इसके एवज में क्लीमेंस इटली ने ये घोषणा किया कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स भारत आएंगे और संविधान बनाने के विषय में ये चर्चा करेंगे। ये जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए उसको कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। वे भारत मार्च 1946 को आए और उसने ये प्लान तैयार किया कि किस तरह करके ये भारत का संविधान बनाया जाएगा। और एक तरह से यह कहा जाए कि कैबिनेट मिशन का ही प्लान था कि भारत में फेडरल कैरेक्टर का संविधान बना। और उसी का प्लान था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ दिल्ली में। तो यो हम कह सकते हैं कि भारत के लिए जो संविधान सभा बना वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही बना। भारत का संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। इसमें सभी जो मेंबर्स हैं संविधान सभा के बहुत ही एक्टिव रोल रहा, और संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव रामदेव अंबेडकर का रोल बहुत ही सराहनीय है। अगर हम संविधान को देखेंगे तो संविधान में 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और शुरू में 8 शेड्यूल थे। अभी शेड्यूल बढ़ के 11 हो गए। अगर हम आर्टिकल को भी देखेंगे तो मोर देन 400 आर्टिकल्स हो गया है, और पार्ट को भी हम देखेंगे तो 25 से ज़्यादा पार्ट हो गए हैं। तो इस तरह के ये संशोधन होता रहा। संविधान में सबसे बड़ी बात है नागरिकता। संविधान में नागरिकों को दिए गए बहुत सारे अधिकार हैं। हम जितने भी आज भारत के आदिवासी हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं।
तो भारत के नागरिक होने के चलते हमें बहुत सारे अधिकार और सुविधाएं मिली हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम भारत के संविधान को गौर से देखेंगे तो हमें कुछ स्पेशल दर्जा मिला हुआ है, या यूँ हम कह सकते हैं कि नागरिक बीच में भी हम कुछ स्पेशल नागरिक हैं। जैसे 342 आर्टिकल में जिनका भी नाम दर्ज है वो भारत के संविधान में उन लोगों के लिए बहुत सारे अलग से प्रावधान दिए हुए हैं। तो इस तरह के हम देखेंगे नागरिकों को भारत के संविधान में बहुत सारे सुविधाएं मिले हुए हैं। तो माजी बाबा, ये सवाल ये है कि सबसे पहली बात है कि ये जो गणतंत्र जो दिवस है, ये गणतंत्र का असल मतलब क्या है? यूँ तो हम जो है स्कूल या कॉलेज या गांव में अभी भी हम मनाते आ रहे हैं। तो यूँ होता है कि हम लोग जो है एकत्रित होते हैं उस दिन और झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, और जो है कुछ स्पीच वगैरह होती है, बताया जाता है कि हम मनाते हैं, या ऐसे प्रत्येक वर्ष जो भी हम मनाते हैं, हमारे जो भी कह सकते हैं सेनानी जो भी थे या पूर्वज थे, या कह सकते हैं हमारे जो भी नेता थे जिन्होंने संघर्ष किया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये सवाल ये उठता है कि असल में गणतंत्र आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है? आज तक जो है सही रूप से समझ नहीं पा रहे हैं लोग। चलिए, बहुत अच्छा गोपी बाबू, सही बात है कि गणतंत्र दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन है गणतंत्र क्या? अगर हम देखेंगे संसार में तो दो तरह का शासन तंत्र चलता है, एक हुआ राजतंत्र और दूसरा हुआ गणतंत्र। इंग्लैंड को अगर हम देखेंगे वो गणतंत्र देश नहीं है, बल्कि वो एक राजतांत्रिक देश है। इसी तरह का जापान हम देखेंगे तो जापान डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, इसलिए कि वहाँ सम्राट हैं। तो उसका मतलब ये हो कि गणतंत्र होने के लिए उस देश में या उस राज्य में राजा नहीं होना चाहिए। गणतंत्र के लिए जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इलेक्टेड हेड होना चाहिए। संवैधानिक हेड जो होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होगा वो पारंपरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इलेक्टेड होना चाहिए। इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वहाँ का जो क्वीन या किंग है, वो पारंपरिक सिस्टम से, यानी कि परंपरा से चलता है। लेकिन भारत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो राष्ट्रपति है। वो परंपरा से नहीं चलता है, बल्कि पब्लिक द्वारा या यहाँ के नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए रिपब्लिक के लिए या गणतंत्र के लिए, और वो है इलेक्टेड हेड। दूसरा, उस देश का संविधान जिसे हम गणतंत्र कहते हैं, परंपरा से चले आ रहा संविधान नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी संविधान सभा के द्वारा बनाया हुआ हो और वो परंपरा से प्रचलित संविधान या कानून नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ का जो संविधान है वो लिखित होना चाहिए, अलिखित नहीं। अगर इंग्लैंड के संविधान को हम देखेंगे तो वहाँ का संविधान लिखित नहीं है, बल्कि परंपरा से चले आ रहा है जो रीति रिवाज है या जो कस्टम्स हैं, उसी को ये संविधान माना जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो रिपब्लिक या गणतंत्र होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सर, ये हम जानना चाहेंगे कि यूँ तो जैसे आपने बताया कि गणतंत्र का असल मतलब होता क्या है, तो जैसे कि ये भी कहा जाता है कि 26 जनवरी जो है उस दिन पूर्ण रूप से जो है लागू किया गया ये संविधान। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि अभी तक में जो जैसे कि हम जानते हैं कि आपने जैसे बताया कि एक लिखित जो है हम लोग का एक दस्तावेज या संविधान कहें, ये हमारे पास है,
तो ये बात ये हो रही कि सर हमारी जो रूढ़ी व्यवस्था है या रूढ़ी जो हमारी जो परंपरा है, तो ये जो है सर, ये कैसा इससे के साथ हमारा संबंध है सर, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि भारत में गणतंत्र क्यों बना, राजतंत्र क्यों नहीं। अगर हम इतिहास पर नज़र डालेंगे तो यहाँ जितने भी शासन करता हुए सब मोनार्किकल रहा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो। इतिहास गवाह है कि मोनार्किकल राज में सिर्फ एकात्मक या एक व्यक्ति का शासन चलता है, इसमें पब्लिक का या लोगों का कोई भागीदारी नहीं होता है। इस तरह के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत को गणतंत्र बनाना चाहिए। उसके पीछे तर्क ये है कि एक आदमी का शासन होने से हो सकता है जो नागरिकों को अधिकार हम देंगे, संवैधानिक अधिकार, हो सकता है कि वो पूर्ण रूप से उनको नहीं मिले और राजा का ही बात चले। दूसरा, भारत विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न समुदायों के लोगों का देश है। अगर एक विशेष समुदाय या एक विशेष वर्ग के लोग राजा बनते हैं या राजा बनता है तो उस विशेष कम्युनिटी के लोगों का दबदबा भारत में बढ़ेगा। साथ में उनका जो वर्चस्व है, इससे यहाँ के नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगा, बल्कि वही लोग नागरिकों का अधिकार को प्रयोग करेंगे। इस तरह के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ना राजा को नहीं रख के या राजतंत्र नहीं होके बल्कि या रिपब्लिक होना चाहिए, ताकि किसी एक समुदाय का या किसी विशेष संप्रदाय के लोगों का वर्चस्व ना बने, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। राष्ट्रपति को अगर हम देखेंगे तो ये सभी वर्ग मिलके उसको चुनाव करते हैं। पब्लिक डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, मगर पब्लिक द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वे लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव भारत का नागरिक ही करते हैं। हम देखते हैं कि परंपरा, राजतंत्र भी परंपरा है। परंपरा बाप का बेटा ही राजा होगा। आदिवासी समुदाय में ही परंपरा से चले आ रहा सामाजिक व्यवस्था है। तो हम देखें कि राजतंत्र और सामाजिक व्यवस्था आदिवासियों में फर्क क्या है, इसको हम बारीकी के साथ देखेंगे तो आदिवासी समाज आज का नहीं बल्कि मानव सभ्यता जब से विकास हुआ है, या यूँ हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर मानव सभ्यता का अगर विकास हुआ है तो वो आदिवासी सभ्यता है। और जिस दिन से ये आदिवासी सभ्यता का विकास हुआ उसी दिन से ये परंपरा से चले आ रहा सभी चीज़ यूसेज एंड कस्टम चलते आ रहा है। जहाँ तक प्रधान की बात है तो हमारे सामाजिक व्यवस्था में या आदिवासी सामाजिक व्यवस्था में माझी बाबा हो या मानकी मुंडा हो या डोकलोसोर हो या कोई भी सामाजिक व्यवस्था के जो हेड होते हैं वो डिक्टेटर नहीं होते हैं, बल्कि उसमें क्या है, स्वराज का कंसेप्ट है। आज हम स्वराज की बात करते हैं। महात्मा गांधी स्वराज पर बहुत ज़्यादा जोर दिए थे और उन्हीं का ये कंसेप्ट है कि आज स्वराज को हम देखते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो आदिवासियों में सबसे पहले ये स्वराज की स्थापना हुआ था। जब से यह आदिवासी समाज बना तब से यह स्वराज का व्यवस्था हुआ था। यानी कि यहाँ एक व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि संपूर्ण कम्युनिटी का या संपूर्ण ट्राइब्स का ये शासन है। माझी बाबा है, वो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। माझी बाबा कोई डिक्टेटर नहीं है यार, डिक्टेटर हो भी नहीं सकता है। इसलिए कि जब भी ग्राम सभा होता है तो सभी लोग बैठते हैं, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को बोलने का अधिकार है। और कोई भी निर्णय होता है तो सभी लोग मिलके अनएनिमसली सर्वसम्मति से
निर्णय लिया जाता है। इसमें माझी बाबा का कोई रोल नहीं रहता है। सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है वही माझी बाबा या ग्राम प्रधान या जन के जो हेड हैं उसी पर वो मोहर लगाते हैं। इस तरह करके ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि माझी बाबा को या आदिवासियों का जो पारंपरिक हेड हैं या मुखिया हैं उनको डिक्टेटर बनने का कोई चांस नहीं बनता है। इसीलिए राजतंत्र और हमारा जो व्यवस्था है ये स्वराज व्यवस्था, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। राजतंत्र में डिक्टेटरशिप बनने का चांस रहता है, या हम देखेंगे पिछला इतिहास तो राजतंत्र का मतलब ही होता है डिक्टेटरशिप। अगर भारत को राजतंत्र बनाया गया तो डिक्टेटरशिप बनने में शायद ही मैं बोलूँगा डिक्टेटरशिप बनने में समय नहीं लगता। लेकिन आदिवासी को अगर ये अधिकार मिलता है या जो भी मिला हुआ है उसमें डिक्टेटर बनने का कोई चांस नहीं है, इसलिए कि उसको लगाम देने के लिए वहाँ के पब्लिक है। सत्ता आदिवासियों के बीच में ग्राम सभा को जो अध्यक्ष होता है, माझी हो चाहे मानकी मुंडा हो या जो भी हो, उसके हाथ में नहीं है, बल्कि सत्ता जनता के हाथ में है। सत्ता ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं उसके हाथ में है। वही लोग गांव को चलाते हैं। और वो कैसे चलाते हैं? वे लोग यूसेज एंड कस्टम जो है, जो परंपरा से प्रचलित जो ट्रेडिशन है उसी के मुताबिक गांव का शासन चलता है। तो इसमें डिक्टेटर बनने का चांस नहीं है के बराबर है, क्योंकि अगर कोई भी परंपरा से चले आ रहा रीति रिवाज को मानेंगे तो ऑटोमेटिकली गांव के भी लोग वो उसको मानेंगे। साथ में जो ग्राम प्रधान हैं या जो ट्राइब्स के हेड हैं वो भी रीति रिवाज को मानने के लिए बाध्य होंगे। अगर रीति रिवाज को हम मानते हैं इसका मतलब है कि जो परंपरा से चला आ रहा नियम है उसी को मानना होगा। तो इससे डिक्टेटरशिप बनने का चांस नहीं के बराबर रहता है। इसलिए कि डिक्टेटर का मतलब हुआ कि व्यक्तिगत कानून, लेकिन परंपरा में व्यक्तिगत कानून का कोई जगह नहीं है और ये बनने का चांस भी नहीं है के बराबर आता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आदिवासियों के बीच में जो परंपरा है और राजतंत्र में ये बहुत फ़र्क है। राजतंत्र में परंपरा को ये लोग नहीं मानते हैं, बल्कि उनका जो वर्ड है, उनका जो बोले है वही कानून है। लेकिन आदिवासियों के बीच में माझी बाबा या मानकी मुंडा या डोकलासौर या कोई भी हेड है, उनका वर्ड कानून नहीं है, बल्कि परंपरा से प्रचलित जो भी नियम कानून है वही कानून है। इस तरह करके ये बहुत बड़ा ये भेद है या डिफरेंस है बिटवीन राजतंत्र और हमारे स्वराज व्यवस्था में। तो माझी बा इसमें मतलब जो है ये जो भी आदिवासियों के हेड हुए, मुकदम व्यवस्था के हुए या पढ़ा राजा या फिर जो है डोकलासौर के जो इनके जो हेड हुए हैं, तो उनका जो है फंक्शन होता है जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो नियम कानून बनाते हैं, मंत्री संतरी, और जो है उन पर मोहर लगाते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक उसी तरह का माझी बाबाओं का भी या ग्राम प्रधानों का भी इसमें यह स्थान है। मनोज बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने ये बात रखा। सही है। गणतंत्र में क्या है कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एग्जीक्यूटिव का भी हेड है। सही माने में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। डिसीजन लेता है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन लेता है या पार्लियामेंट कोई भी डिसीजन लेता है, उसमें राष्ट्रपति को मोहर लगाना जरूरी है। कुछ क्षेत्र में राष्ट्रपति को कैबिनेट का जो डिसीजन है या पार्लियामेंट का जो डिसीजन है उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन ये कैबिनेट का ही होगा या पार्लियामेंट का ही होगा। उसी तरह करके हमारे पारंपरिक व्यवस्था में भी जिस तरह करके भारत का संविधान में राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है या यूँ हम कह सकते हैं कि एक रबर स्टंप है, उसी तरह करके हमारे पारंपरिक व्यवस्था में भी
बाजी परगना डोकलो सोहर या मानकी मुंडा या जो भी हो, हमारे सामाजिक व्यवस्था के जो हेड हैं वो भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी कि उनका जो पावर है वो सीमित है, बाकी पावर जनता के हाथ में है। जनता जो भी डिसाइड करेगी उसी पर ये प्रमुख या प्रधान जो होते हैं वो उन पर मोहर लगाते हैं। उसको चैलेंज करने का अधिकार बहुत सीमित है। इस तरह करके हम देखेंगे कि डिक्टेटर बनने का या राजतंत्र बनने का चांस या राजतंत्र का जो भी बुराई है वो सामाजिक व्यवस्था में या सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था में आने का कोई गुंजाइश नहीं है, या अभी तक वो बुराई देखने को नहीं मिला है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे माझी बाबा, जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं ये गणतंत्र दिवस के विषय में, तो जैसे कि इस दिन जो है हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान जो है हम लोग गाते हैं। तो क्या ये जो है, जैसे बात उठी थी तभी जो सवाल किए गए हैं कि क्या हम आदिवासियों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए ये दिवस, तो क्या सर ये जानना चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रध्वज है और ये राष्ट्रगान है, क्या ये जो है ये हमारे भारत के संविधान में ये किस अधिकार के तहत ये आते हैं सर? ये थोड़ा हम सब बहुत बहुत धन्यवाद गोपी बाबू, बहुत अच्छा सवाल है कि हम आदिवासियों को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। सवाल ये है क्या आदिवासी नागरिक हैं कि नहीं? जवाब इसका यही होगा कि आदिवासी नागरिक हैं। जब आदिवासी नागरिक अगर हैं तो नागरिकता हमें कहाँ से मिला? हम अगर बोलते हैं कि भारत का हम नागरिक हैं, 5th शेड्यूल का प्रावधान हमारे लिए ये है, तो वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? संविधान से प्राप्त होता है। आज संविधान है तो हम नागरिक हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या हम नागरिक होंगे? नहीं होंगे। अगर संविधान है तो 5th शेड्यूल का प्रावधान है, अगर संविधान नहीं होगा तो क्या 5th शेड्यूल का प्रावधान होगा? सब तौर से ये कहा जा सकता है कि हमें जो भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वो संविधान के चलते हैं। चूंकि हम भारत के नागरिक हैं, इसके लिए या इसके चलते हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि 5th शेड्यूल का प्रावधान हमारे लिए है। तो 5th शेड्यूल का प्रावधान बना कैसे? संविधान ने बनाया है। अगर हम गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं या गणतंत्र को हम नहीं मानते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के संविधान को हम नहीं मानते हैं। अगर भारत के संविधान को हम नहीं मानते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि भारत आज गणतंत्र है तभी तो हम नागरिक हैं। आज भारत गणतंत्र है तभी तो भारत का संविधान है। तो अगर हम बोलेंगे कि गणतंत्र दिवस हम नहीं मनाएंगे, उसका मतलब हम भारत के नागरिक नहीं हैं। अगर हम भारत के नागरिक नहीं हैं तो हमें जो ज़मीन का अधिकार है, हमें जो पट्टा मिला हुआ है, वो कैसे मिला हुआ है? चूँकि सरकार है, कानून है। चूँकि सरकार और कानून है इसलिए कि संविधान है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या कानून होता? नहीं। कानून नहीं अगर होता तो हमें जो ज़मीन का अधिकार हमें मिला हुआ है वो किसके तहत मिला हुआ है? हमें कानून के तहत ही मिला हुआ है। तो अगर कानून नहीं होता तो क्या हमें ज़मीन का अधिकार मिलता? नहीं मिलता। उसका मतलब संविधान है तब हम ज़मीन के मालिक हैं। अगर संविधान नहीं होता तो हम ज़मीन के मालिक नहीं होते। दूसरा, अगर हम भारत के संविधान है, अगर हम ये बोलते हैं कि हम भारत के संविधान को हम मानते हैं और एसटी का दर्जा हमें मिला है, शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा। शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा हमें कैसे मिला है? क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 342 के तहत मेरा नाम संविधान में दर्ज है, तभी तो हम शेड्यूल ट्राइब्स कहलाएंगे। अगर आर्टिकल 342 में मेरा नाम दर्ज नहीं होगा या हमारा नाम दर्ज नहीं होगा तो हम शेड्यूल ट्राइब्स नहीं कहलाएंगे। उसका मतलब चूंकि संविधान है तब तो आर्टिकल 342 है। अगर 342 है तो हम भारत के नागरिक हैं या भारत के स्पेशल नागरिक हैं शेड्यूल ट्राइब्स के तौर पर। उसका मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान के चलते हमें जो भी अधिकार मिला है एज ए शेड्यूल ट्राइब्स, वो संविधान का देन है।
अगर हम संविधान को देखेंगे, पार्ट 4A में आर्टिकल 51A है। आर्टिकल 51A में क्या है? मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। चूंकि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य उल्लिखित है या मूल कर्तव्य दर्शाया गया है, इसका मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों को मूल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। करना चाहिए। हम लोग अभी जान गए कि भारत के आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब जिसे हम कहते हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। जी। अगर शेड्यूल ट्राइब्स भारत के नागरिक हैं, उसका मतलब उनका कर्तव्य बनता है कि भारत के संविधान को मानना जी। और भारत के संविधान में उल्लिखित 51A के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको भी मानना। जी। और मूल कर्तव्य के तहत राष्ट्रगान का इज्जत करना और राष्ट्रध्वज का इज्जत करना, ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इस तरह करके जब भी झंडा फहराया जाता है, चाहे वो गणतंत्र दिवस पर हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस पर हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने का मतलब यह है कि उसको हमको झंडे को फहराना चाहिए और उसका सलामी भी देना चाहिए। जी। जी। तो इस तरह के हम देखेंगे कि भारत के सभी आदिवासियों को मूल कर्तव्य का पालन करना है। अगर मूल कर्तव्य के पालन करने की बात हम कहेंगे तो स्वतः या ऑटोमेटिकली राष्ट्रध्वज का इज्जत आ जाएगा या सम्मान करना आ जाएगा और राष्ट्रगान का सम्मान करना आ जाएगा। इस तरह करके हम देखेंगे तो भारत के आदिवासी जो भारत के नागरिक भी हैं, सभी को झंडा का इज्जत करना चाहिए और राष्ट्रगान का इज्जत करना चाहिए। चूँकि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का इज्जत करना चाहिए, इसीलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी या कोई भी अवसर पर जिसमें झंडा फहराया जाता हो, झंडा फहराना चाहिए और झंडा का सलामी भी देना चाहिए। मुझे एक सवाल है, ऐसे भी अफवाह आया था सोशल मीडिया में और कहा भी गया था कि आदिवासी नागरिक नहीं मालिक है। तो अगर नागरिक ना होने से क्या हानियां हैं और ये क्या चीज़ है कि आदिवासी नागरिक नहीं है मालिक है, तो वो थोड़ा सा इसमें जो है कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हुआ, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि नागरिक ना होने से क्या हानियां हैं और क्या आदिवासी जो है नागरिक है या फिर कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज बाबू। आपका सवाल ये है कि आदिवासी भारत के नागरिक हैं, नहीं हैं या हैं। दूसरा कि ये मालिक है। मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया में इस तरह की क्या क्या बातें कही गई हैं, लेकिन इस पर मैं कुछ बात स्पष्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर बात उठा के मालिक की बात है, तो मालिक कौन होता है? यहाँ का जो नागरिक है, भारत के नागरिक, तो हर नागरिक भारत का मालिक है। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत का जो नागरिकता या भारत का जो नागरिक है वो भारत के मालिक नहीं थे, बल्कि इसके मालिक कौन था? अंग्रेज लोग थे, क्योंकि इसका सॉवरेंटी जो है वो अंग्रेज के हाथों में था। उस समय हम नहीं कह सकते कि हम भारत का मालिक हैं, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ इसके बाद हम खुद मालिक बन गए, इसलिए कि सॉवरेंटी अब हमारे हाथ में आ गया। तो इस तरह करके हम देखेंगे, अगर इस तर्क को अगर हम देखेंगे या ये सही तर्क है या ये सही माने में अगर बोला जाए, तो चूंकि आदिवासी भारत का नागरिक है, तो चूंकि भारत का नागरिक है तो वो भारत के मालिक भी हैं। तो इस तरह करके हम देखेंगे, अगर आदिवासी भारत का मालिक है, अगर ये हम कहें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर नागरिक मालिक है। तो चूंकि नागरिक की हैसियत से आदिवासी भी नागरिक है,
इस हैसियत से भी अगर देखा जाए तो भारत के आदिवासी भारत का मालिक हैं। तो ये भी कह सकते हैं सर कि स्पेशल या विशेष नागरिक भी कह सकते हैं इन आदिवासियों को। हाँ, अब हम इस संदर्भ में अगर हम बोले कि भाई ये मालिक है, आदिवासी लोग मालिक हैं, तो ये भी सही है। इसलिए कि भारत के संविधान में आदिवासियों को विशेष दर्जा दिया गया है। पूरा हम संविधान को अगर देखेंगे तो जितना प्रावधान आदिवासियों के लिए दिया गया है शायद उतना प्रावधान किसी दूसरे कम्युनिटी के लिए नहीं दिया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में आदिवासी लोग विशेष नागरिक हैं, माने नागरिक में भी विशेष। तो इस तरह करके हम देखेंगे भारत का मालिक तो है नागरिक, तो अगर हम बोले कि विशेष नागरिक हैं तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये भारत के विशेष मालिक हैं। तो ये क्या गलत नहीं होगा। अगर हम बोले कि आदिवासी भारत का मालिक हैं तो इस तरह का अगर हम कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, इसलिए कि हम विशेष नागरिक हैं, विशेष दर्जा हमें प्राप्त है। तो इस हैसियत से अगर कोई लोग बोलता है कि आदिवासी यहाँ का मालिक है तो वो सही है। नागरिक ना होने से क्या हानियां हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर हम नागरिक नहीं हो तो हमें क्या अधिकार मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स में दो तरह का अधिकार मिला हुआ है। एक है जो सबके लिए है, अगर कोई स्टूडेंट्स अफ्रीका से यहाँ पढ़ने के लिए आता है या अफगानिस्तान से यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसको कुछ अधिकार मिला हुआ है, सभी अधिकार मिला हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ यहाँ के नागरिकों को मिला हुआ है। इसमें हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 में जो अधिकार दिया हुआ है, आर्टिकल 16 में जो अधिकार दिया हुआ है, आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिया हुआ है, आर्टिकल 29 में जो अधिकार दिया हुआ है, यो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है, सबको बराबर का दर्जा मिलेगा। अगर आदिवासी लोग नागरिक नहीं होंगे उसका मतलब ये आर्टिकल 15 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को दिया गया है उन्हें वो नहीं मिलेगा। मतलब आपको इक्वलिटी या जो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में या डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के अगेंस्ट में जो अधिकार आपको मिला है वो नहीं मिलेगा। उसका मतलब क्या होगा कि आप जो है विदेशी की तरह माने जाएंगे। जिस तरह बाहर के यहाँ से लोग आए हैं 2-3 साल के लिए पढ़ने के लिए चले गए, उसी तरह का क्या आपका भी यहाँ स्थान होगा, या आपका जो 15 के तहत जो मिला हुआ है अधिकार वो नहीं मिलेगा। आर्टिकल 16 का हम देखेंगे। आर्टिकल 16 में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, नौकरी का अधिकार सरकार में। तो आर्टिकल 16 में जो नौकरी का अधिकार या राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नागरिकों को मिलेगा। तो अगर हम नागरिक नहीं होंगे तो आर्टिकल 16 के तहत हमें जो अधिकार प्राप्त है, यानी कि सरकार में जो हमें नौकरी मिलना है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, हमें नहीं मिलेगा। उसका मतलब हमें जो सरकारी नौकरी अभी मिल रहा है या सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो भी नहीं होगा। अगर आर्टिकल 19 की बात हम करेंगे, 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। अगर इसमें हम देखेंगे तो बोलने का स्वतंत्रता, साथ में घूमने फिरने का स्वतंत्रता, रहने का स्वतंत्रता, यूनियन बनाने का स्वतंत्रता, कहीं भी ज़मीन खरीद के बस जाने की स्वतंत्रता, ये सब हमें मिला हुआ है आर्टिकल 19 में। अगर हम भारत के नहीं होंगे, भारत का नागरिक हम नहीं होंगे, तो आर्टिकल 19 के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त है वो हमें नहीं मिलेगा। यानी कि हम भारत के किसी भी कोना में हम नहीं घूम सकते हैं, भारत के किसी भी कोना में हम ज़मीन खरीद कर हम घर नहीं बना सकते हैं और हम नहीं बच सकते हैं। ऊपर से हमें जो आर्टिकल 19 के तहत यूनियन बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिला हुआ है। हम जो पार्टी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, या हम जो यूनियन बनाते हैं या कोई भी संस्था बनाते हैं,
हम अगर नागरिक नहीं होंगे तो वो संस्था या यूनियन या पार्टी बनाने का अधिकार हमको नहीं मिलेगा, चूँकि वो आर्टिकल 19 के तहत ये दिया हुआ अधिकार, और आर्टिकल 19 सिर्फ नागरिक को ही मिलेगा। तो इस तरह करके ये जो अधिकार है, कहीं भी बस जाने का अधिकार, और देखेंगे दूसरा ज़मीन का अधिकार है। जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं उन्हें ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है, ठीक, वो विदेशी है। जो यहाँ का जो नागरिक है उन्हीं को ज़मीन मिल सकता है या उन्हीं को ज़मीन का अधिकार है। तो हमें जो ज़मीन का पट्टा मिला हुआ है वो क्यों मिला हुआ है? चूँकि हम भारत का नागरिक हैं। अगर हम भारत का नागरिक नहीं होते तो हमें ज़मीन का पट्टा नहीं मिलता, या ज़मीन का अधिकार जो है वो हमें नहीं मिलता। इसलिए कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भारत में ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे, हमें जो भी अधिकार मिला हुआ है या हमें जो भी आज ज़मीन मिला हुआ है, जो हम घर बसा के आज जो हम बसे हुए हैं, या कहीं भी हम पूरा भारत में हम जा सकते हैं या घूम सकते हैं, वो अधिकार हमें नहीं मिलता। उसका मतलब ये हुआ कि हम दोयम दर्जे का नागरिक होते या हम नागरिक नहीं होते। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माझी बाबा कि इस संबंध में, जैसा कि ये सवाल था कि क्या हम आदिवासियों को ये गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इस विषय में काफ़ी विस्तार पूर्वक और कहीं सही स्पष्टीकरण हम लोग के सामने रखे अपनी बातों को। इसके लिए पुनः धन्यवाद माझी बाबा। अब सभी सगाजनों से विनती है कि हमारे वीडियो से बने रहे, ताकि हम जो वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचा सके, जो आदिवासियों का अधिकार के बारे में हम सभी आदिवासियों को बता सके सही रूप से और स्पष्ट रूप से। इतना के ही कहकर जो है आप सभी से हम विदा चाहते हैं। सनम को जोहार, सेवा जोहार, जय जोहार। सबको जोहार।